तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने देखी, डीडी न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत। तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपनी बातें बड़ी मजबूती से रखी, बड़े साफ तौर पर रखी, तमाम सवालों के जवाब दिए। और कौन कौन सी बड़ी बातें रही प्रधानमंत्री के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की, वो हम आपको दिखाते हैं कि बड़ी बातें क्या रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक दलों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही। साथ ही 140 करोड़ देशवासी मेरे लिए साकार ईश्वर के रूप में हैं। देशवासियों को साकार ईश्वर का रूप करार दिया प्रधानमंत्री ने। जनता विकास के मुद्दों पर बात करती है, विकास चाहती है, वही उसकी आकांक्षा है। विकास के मुद्दों पर बात ना करने वाले राजनीतिक दल अप्रासंगिक हो रहे हैं। लोग उनको रिजेक्ट कर रहे हैं जो विकास के मुद्दों पर बात नहीं करती, जो राजनीतिक पार्टियां। यह बड़ी बात प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की। आलोचना लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है। मैं आलोचनाओं को गंभीरता से लेता हूं, इससे लोकतंत्र को ताकत मिलती है। प्रधानमंत्री ने यह बड़ी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में सुपर पीएम का चलन आया। 10 साल तक ये सुपर पीएम का चलन रहा। यूपीए की सरकारों का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री। फिर उन्होंने कहा कि विपक्ष का एजेंडा 5 साल में 5 प्रधानमंत्री का है, जो कि विपक्ष कह भी रहा है, लेकिन ये देश के लिए बिखरी हुई व्यवस्था होगी और इसमें देश चलेगा कैसे। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि 2019 में देशवासियों ने हमारे काम पर भरोसा किया और पहले से भी अधिक सीटें दी। 2019 में काम पर भरोसा किया, पूर्ण बहुमत वाली सरकार को ज्यादा भरोसेमंद माना, ज्यादा जवाबदेह माना, तभी अधिक सीटें दी। उन्होंने खान मार्केट गैंग का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उनकी दुकान तो अफवाहों पर चल रही है। वो लगातार कुछ न कुछ अफवाह फैलाते रहते हैं और उसी पर अपना कारोबार चलाते रहते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि खान मार्केट गैंग एक परिवार के दरबारी लोग हैं और ये किसी दूसरे को पनपने नहीं देते। खान मार्केट गैंग ने देश के महान नेताओं को बदनाम किया, उनके खिलाफ षड्यंत्र किया। हमारी सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है, यानी किसी भी तरह से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल में सहकारी बैंक क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। वहां पर यह बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात की उन्होंने, कहा कि वहां तो नौकरियों के लिए फिक्स्ड रेट कार्ड है कि इतने पैसे दो और ये वाली नौकरी लो। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जवाबदेही ऊपर से ही आनी चाहिए, यानी जो जितने बड़े पद पर बैठे हैं उनको सबसे ज्यादा जवाबदेही लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि हम सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यानी कि केंद्र और राज्य का जो संबंध होता है उसे ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इसके लिए कोविड का, G20 का भी जिक्र किया। तमाम राजनीतिक दल भ्रष्टाचार को स्वाभाविक मानने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भ्रष्टाचार को स्वाभाविक मान लेते हैं। बहुत सारे लोग उसका महिमा मंडन भी कर देते हैं। भ्रष्टाचार की सजा पाए नेताओं का महिमा मंडन हो रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की सजा में जो नेता हैं उनका महिमा मंडन किया जा रहा है लोगों के द्वारा भी, कुछ लोगों के द्वारा। भारत का संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण की मंजूरी नहीं देता। ये वो मुद्दा है जो इन दिनों काफी चर्चा में है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री ने कई बार साफ तौर पर यह बात कही है कि वो जब तक हैं धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। ये संविधान के खिलाफ बात है। संविधान प्रत्येक नागरिक को एक समान मानता है और जब एक समान मानता है तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने
बिल्कुल साफ तौर पर यह बात कही, बेबाक तौर पर यह बात कही, और वो लगातार इन दिनों इसका जिक्र भी करते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह खास तौर पर बात की। और अब प्रधानमंत्री की इस इंटरव्यू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। आपने प्रधानमंत्री का जो ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा होगा। सबसे पहली बात कि उन्होंने जो शुरुआत ही की, उन्होंने कहा कि चुनावी सभा का, जब उनसे पूछा गया कि आप तो 350 से ज्यादा सभा कर चुके हैं, उन्होंने कहा चुनावी सभा इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें लोगों के पास जा करके उन तक बात पहुंचाने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो ईश्वर के साक्षात स्वरूप हैं उनके लिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो लगातार जनता के साथ संवाद करते रहते हैं और इसके चलते उनको जनता का फीडबैक भी मिलता है जी। लेकिन चुनावी समय में ये जो प्रक्रिया है ये और ज्यादा तेज हो जाती है और इस बहाने उनको जनता के बीच में जाने का अवसर मिलता है और साथ में जनता की जो सोच है वो उनको फीडबैक मिलता है। तो ये दो तरफा जो संवाद चलता है लगातार, वो चुनाव के समय में और तेज हो जाता है और इससे उनको एक बहुत संतोष भी मिलता है कि वो जनता के मुद्दों को या जनता की नब्ज को पहचान सकते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने आगे चलकर ये भी कहा कि जो ईश्वर में जो उनका विश्वास है उसमें जो देश का 140 करोड़ जनता है वही उनके लिए ईश्वर का रूप है। तो जो लोगों के साथ जुड़ाव है जमीनी स्तर पर प्रधानमंत्री का लगातार, वो बोलते हैं कि ये मेरी ताकत है और यही मेरी ऊर्जा है जिसके चलते मैं जनता की लगातार सेवा करता है। इसी में उन्होंने एक बात जोड़ी अशोक सर कि मैं सीएजी की रिपोर्ट को दर्पण की तरह लेता हूं और काफी गंभीरता से लेकर और विपक्ष की शिकायतों का भी समाधान करता हूं, आलोचनाओं को गंभीरता से लेता हूं, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए और सरकारों को अच्छी तरह से चलाने के लिए। देखिए, आलोचना का जब प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि मैं आलोचना किसी भी तरह की हो उसको गंभीरता से लेता हूँ। उसी कड़ी में उन्होंने सीएजी रिपोर्ट की बात की। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट को 1-2 दिन में मीडिया छोड़ देता है, लेकिन मैं, चाहे मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था या, तो मैं उसके हर पहलू को गंभीरता से लेकर उसका फॉलोअप करवाता था ताकि ये गलतियां ना हो। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आलोचना के लिए जो एक सकारात्मक सोच चाहिए, यानी कि जैसे कोई, उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर सरकार कह रही है कि हमने 4 करोड़ मकान बनाए तो आलोचना करने वालों को उसकी तह में जाकर रिसर्च करनी चाहिए कि क्या सचमुच में मकान बने, क्या मकानों की वो जो क्वालिटी थी वो थी। इस तरह की आलोचना का वो स्वागत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज वो तरह की आलोचना करने का किसी के पास समय नहीं है, ना उनका कोई उसमें रुचि है। तो ऐसी आलोचना जो है ये सकारात्मक आलोचना नहीं है। इसलिए जब भी सरकार की आलोचना हो तो सकारात्मक हो ताकि सरकार को भी उससे कोई ना कोई सबक मिले। तो दुर्भाग्य से आज इस प्रकार की मनस्थिति ना तो मीडिया की है और ना ही विपक्ष की है। केवल तुरंत आरोप लगाओ और भाग जाओ, ये आलोचना लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती। जी, एक स्थायी और मजबूत सरकार का जब जिक्र आया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए उसका कितना ज्यादा महत्व होता है और लोग जो हैं, देश के लोग, 2019 का उदाहरण सामने है कि उन्होंने किस तरह से एक स्थायी, एक मजबूत, एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार पर भरोसा किया। लेकिन विपक्ष लगता है कि लोगों की भावना के साथ शायद कदम ताल नहीं कर रहा, 5 साल में 5 पीएम देने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था होती है ये बिखरी हुई व्यवस्था होती है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिक्र किया कि खान मार्केट गैंग है जो हर बार ये शिगुफा छोड़ देता है कि इस बार तो हंग पार्लियामेंट होना है, लेकिन इस बार वो भी नहीं छोड़ पा रहा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि गठबंधन की सरकार होना कोई लोकतंत्र में खराब बात नहीं है। अटल जी की सरकार भी लोकतंत्र की सरकार थी, लेकिन वो अनुशासित सरकार थी। उसके नेतृत्व पर सबको विश्वास था। अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि सब उनका सम्मान करते थे। लेकिन जो उसके बाद 10 साल गठबंधन की सरकार आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उसमें एक
सुपर प्राइम मिनिस्टर भी थे जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे। जी। हर मंत्री जो था वो अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था। तो इस तरह का जो गठबंधन की सरकार का चलन चला, उसी के चलते भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2014 में जनता ने एक ही पार्टी को बहुमत दिया और विश्वास व्यक्त किया कि इस देश में सुदृढ़ सरकार चाहिए, स्थायी सरकार चाहिए, कुशल नेतृत्व चाहिए, जो जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया। और उसी के चलते उन्हीं के कार्य पद्धति पर मोहर लगाते हुए 2019 में लोगों ने उनके बहुमत को और बढ़ा दिया। अब दुर्भाग्य से फिर जो गठबंधन है विपक्ष का, वो वही बात कर रहा है कि हमारी तो गठबंधन की सरकार होगी, चाहे हमारे कितने भी दल हों, चाहे हम कोई नेता नहीं चुन पा रहे हों, लेकिन हम हर साल एक नेता बदल देंगे, प्रधानमंत्री बदल देंगे, तो उसमें ना तो अनुशासन होगा, ना ही उत्तरदायी होगा, और ऐसी सरकार बिखराव ही करेगी, देश के लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर पाएगी। स्थायित्व ना होने के कारण देश में विकास नहीं होगा। तो क्या लोगों को एक ऐसी सरकार चाहिए जिसमें हर साल प्रधानमंत्री बदले, जिसमें कोई अनुशासन नहीं हो, कोई जवाबदेही नहीं हो। तो प्रधानमंत्री का कहना था कि लोकतंत्र में जवाबदेही बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी के चलते जनता स्थायी सरकार चाहती है। और इस बार भी जो जनता है वो स्थायी सरकार के मुद्दे पर ही इस चुनाव में अपना मतदान करेगी। बिल्कुल। बिखरी हुई सरकारों का जब प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने यूपीए 1 और यूपीए 2 की तरफ इशारा किया कि सुपर पीएम भी थे, पीएम भी थे, तमाम मंत्रालय जो था उनके मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते थे। और जैसा कि हमने देखा कि जो कुछ यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान हुआ था, दूरसंचार मंत्रालय अलग तरह से डिसीजन ले रहा है, कृषि मंत्रालय अलग तरह से, नागरिक उड्डयन मंत्रालय अलग तरह से, प्रधानमंत्री उसी तरफ इशारा कर रहे थे। बिल्कुल। और इसी कड़ी में उन्होंने ये भी कहा कि जिसके लिए उन्होंने खान मार्केट गैंग कहा, तो वो हर चुनाव से पहले ये एक अफवाह फैलाते हैं कि इस बार हंग पार्लियामेंट आएगी। मुझे अच्छी तरह याद है 2014 में भी हंग पार्लियामेंट की बात हो रही थी, 2019 में भी हंग पार्लियामेंट की बात, इस बार फिर से। लेकिन इस बार उनका प्रधानमंत्री का कहना था कि अभी तक वो उस तरफ गए नहीं, उनको लग रहा था शायद ये फिर से हंग पार्लियामेंट की तरफ बात करेंगे, लेकिन उनको मालूम है कि जनता का मन तो बन चुका है एक स्थायी सरकार के लिए। लेकिन जो उनके अनुभव आए 2010 साल की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, कि उसमें कोई स्थायित्व नहीं था, अनुशासन नहीं था, और इसी कारण जो सुपर प्राइम मिनिस्टर रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, वो किसी को जवाबदेही नहीं थी। तो ऐसे के चलते जनता ने जो 2014 में एक बहुमत दिया, वो केवल इसीलिए दिया क्योंकि वो सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही गई थी। तो इस बार सरकार, ये 10 साल की जो मोदी सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार को तो जीरो टॉलरेंस नीति है ही है, लेकिन किसी भी मंत्री के खिलाफ कहीं भी इसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का मामला विपक्ष नहीं पकड़ पाया। ये उनको इस बात की बड़ा फ्रस्ट्रेशन भी है, और इसीलिए वो भ्रष्टाचार को मुद्दा ही नहीं बना रहे। आज विपक्ष भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, और वो इसीलिए है कि जवाबदेही है, और जवाबदेही ऊपर से शुरू होती है। मोदी खुद सबसे पहले जवाबदेही है। ये जो एक बात प्रधानमंत्री ने कही, तो जनता के दिमाग में इन चीजों का असर होता है। और जनता जो है, जैसे शुरू में उन्होंने कहा कि विकास को मुद्दा बनाना बहुत जरूरी है, और जनता भी विकास के मुद्दे को चाहती है, और जो विकास का मुद्दा नहीं बनाते हैं दल, वो एक तरह से निपट जाते। बिल्कुल। मैं इंटरव्यू की जो बड़ी बातें हैं उस पर आपसे आगे भी चर्चा करूंगा। कुछ और बड़ी बातें हैं जिस पर कि हम लोग चर्चा करेंगे और आपसे जरूर उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. 605. बदलो बदलो, आदत बदलो।
बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की बड़ी बातों पर। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं। सर, अब आपसे मैं इस बात पर जिक्र करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री लगातार एक इकोसिस्टम का जिक्र करते हैं, खान मार्केट गैंग का जिक्र करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर नाम लेते हुए कहा कि मोरारजी देसाई हों, एचडी देवेगौड़ा हों, तमाम ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको कहीं ना कहीं इस सिस्टम ने एक परिवार को ज्यादा महत्व देकर इन लोगों को छोटा करने का षड्यंत्र किया। बिल्कुल, और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि सरदार पटेल को जिस तरह से ये परिवार के जो जिस तरह की गैंग है, उनके साथी हैं, चाहे लोग बदलते रहे हों, लेकिन वो मानसिकता आज भी वही है। तो सरदार पटेल को जिस तरह से उन्होंने एक तरह से ऐसा प्रोजेक्ट किया कि वो तो बिल्कुल गांव वाले थे, कुछ नहीं। और इसी तरह से उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या देवेगौड़ा, ये सब लोगों को उन्होंने ये समझा कि ये किसी तरह से भी सत्ता चलाने के लायक लोग नहीं थे। और सत्ता चलाना और देश में कुशल शासन देने का ठेका जो है वो केवल एक ही परिवार को है, और उसी परिवार की वो गुणगान करने रहना। और आज भी जो पीढ़ी आई है उसमें भी ये वो गुण दिखाने की कोशिश करना कि वो भी अगर सत्ता में आते हैं तो वो भी अच्छा शासन चला सकते हैं। लेकिन बाकी सब लोग उसमें, उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री ने कहा मुझे भी वो इसी कड़ी में देखते हैं और इसमें मुझे भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता जो है अब वो सब समझ चुकी है। तो इस परिवार के प्रति जनता का जो मोह भंग हो चुका है, अब वो दोबारा से होने वाला नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कल एक रैली में भी कहा कि अब 7 जन्म में भी इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए वोट देना इनको जो है वो वोट वेस्ट कर। तो जो एक मानसिकता काम करती है, जिसको नाम दिया गया है खान मार्केट गैंग, वो एक मानसिकता है। उस मानसिकता के जो शिकार हैं वो इस परिवार के प्रति इस तरह से एक व्यवहार करते हैं जैसे कि एक राज दरबार के दरबारी होते हैं, और वो समझते हैं कि वही जो दरबार है वही सक्षम है, बाकी सब लोग जो हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। तो ये एक उदाहरण उन्होंने दिया। और उनका मुझे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में वो क्या धारणा रखते हैं, क्योंकि मेरे साथ देश की जनता है। बिल्कुल, जनता पे जब तक मेरे में विश्वास है तब तक मैं देश की सेवा करता। इसी भरोसे के आधार पर प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका भी खास तौर पर जिक्र किया। वो आपसे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा दिखाते हैं कि खान मार्केट गैंग के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इनका एक ही एजेंडा है और ये लोग शाही परिवार के दरबारी लोग हैं, जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। सुनिए प्रधानमंत्री को। नहीं है इतने सालों में, ऐसा नहीं है जी। मैं वो बिगड़े हुए हैं ऐसा भी मैं नहीं कहता। उनका एक एजेंडा है और इस परिवार की ये सब दरबारी लोग हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये जो बात कही है, जिस पर कि हमने चर्चा की, और भी कुछ बड़ी बातें भ्रष्टाचार को लेकर, धार्मिक आधार पर आरक्षण को लेकर बातें कही हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
स्वागत है। ब्रेक के बाद हम खास चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की बड़ी बातों पर। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं। अशोक सर, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री लगातार बात करते रहे हैं कि जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना तो पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर विस्तार से बात भी रखी और ये भी बात कही है कि जो इस तरह से रिकवरी किए हुए पैसे हैं उनको हम लोगों तक, जिनसे लूटा गया है, उन तक पहुंचाने की व्यवस्था के बारे में भी सोच रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का कहना था कि भ्रष्टाचार और लूट इसको एक तरह से वे ऑफ लाइफ मान लिया गया और ये क्योंकि सब लोग उसमें खुद शामिल रहे थे और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आंकड़े देकर कहा कि पिछले 2014 से पहले नाम मात्र कार्रवाई भी नहीं, लेकिन जब वो स्वयं प्रधानमंत्री बनेगा अब ये चलेगा नहीं और वो कार्रवाई लगातार होनी शुरू हुई और कार्रवाई में हमने देखा कि कैसे इतने नोट पकड़े जाते थे कि मशीन जो है गिनने वाली वो भी खराब हो जाती थी। ये सब प्रत्यक्ष लोगों ने टेलीविजन पर देखा। तो अब जीरो टॉलरेंस के चलते पिछले 10 साल में जो कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई में जितने लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई, लोगों का कैश भी पकड़ा गया, काला धन पकड़ा गया। अब प्रश्न ये है, उन्होंने पश्चिमी बंगाल का उदाहरण दिया, उन्होंने वाम दल की जो सरकार केरल में चलती है कोऑपरेटिव में कैसे उन्होंने आम आदमी का पैसा जो है उसको हड़पा। सवाल ये प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पैसा तो जनता का है, तो इस पैसे को जनता में कैसे लौटाया जाए, इसके लिए कार्रवाई हो रही है जी। और ये कार्रवाई आसान नहीं होती है, उसमें कोर्ट को साथ में लेना पड़ता है, लेकिन अब ये कार्रवाई हो रही है और कितने लाख करोड़ रुपया ऑलरेडी लोगों को वापस किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल का उन्होंने उदाहरण, भ्रष्टाचार जो इतना है कि किसी भी नौकरी के लिए वहां पर रेट फिक्स्ड है। केरल का उन्होंने उदाहरण, तो ये जो भ्रष्टाचार अभी भी राज्यों में हो रहा है उस पर भी कड़ी कार्रवाई हो रही है और ये होती रहेगी। तो प्रश्न में ये आया था कि इसमें राजनेता भी फंसते हैं। फिलहाल समय की कमी है, राजनेता ही फंसनी चाहिए, राजनेताओं पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी जो है वो किसी ना किसी तरह से पिसता है, तो राजनेताओं पर ही कार्रवाई बिल्कुल बड़े लोगों पर कार्रवाई की उन्होंने खास तौर पर बात कही। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और तमाम बड़ी बातों पर जिक्र करने के लिए। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की बड़ी बातों पर अशोक टंडन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे और प्रधानमंत्री ने धार्मिक आधार पर आरक्षण को एक बार फिर से नकारा। कहा कि ओबीसी आरक्षण में जो धार्मिक कट लगाया जाता है वो मैं होने नहीं दूंगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।